हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 9th और सब्जेक्ट का नाम है साइंस। और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठ जाओ। और इसमें एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन हैं आपको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले, एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर आप लोग नोट भी कर सकते हो, और जो क्वेश्चन आप लोग सोल्व है तो खुद सोल्व करने की कोशिश भी आप लोग करोगे। अगर सोल्व करना हो तो आप मैच भी कर सकते हो। तो एनसीईआरटी पेज नंबर आपका 118 में जो क्वेश्चन है उसका मैं सोल्यूशन यहाँ से और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। इसमें क्या है कि हम लोग को बताना है कि इसमें आपका किस में इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसमें ये है, ये रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज। कहता है कि एक रबर का बॉल है और एक स्टोन है, दोनों का सेम साइज है, तो किस में इनर्शिया ज़्यादा होगा। बी नंबर में ए बाईसाइकिल एंड ए ट्रेन। कहता है किसी साइकिल और ट्रेन में आपका किस में इनर्शिया ज़्यादा होगा। सी नंबर में ए 5 रुपीज़ क्वाइन एंड ए 1 रुपी क्वाइन। तो कहता है कि 5 रुपीज़ क्वाइन और 1 रुपी क्वाइन में किस में इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से। तो इसके अगर आंसर की बात करें, और आप लोग हैं ना स्टार्टिंग में अगर वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इनर्शिया इज द मेजरमेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया बच्चों बेसिकली मेजर करता है कि उस बॉडी का क्या मेजरमेंट करता है, मास करता है। द ग्रेटर इज द मास ऑफ द बॉडी, यानी जिस बॉडी के पास मास क्या होगा, ग्रेटर होगा यानी ज़्यादा होगा। द ग्रेटर इज द इट्स इनर्शिया, यानी उसके पास क्या होगा, इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझे बात को? यानी मास अगर ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मास अगर कम होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। वाइस वर्सा दिया है। अब इसमें जो पॉइंट नंबर जो 1 है कि मास ऑफ ए स्टोन इज मोर देन द मास ऑफ ए रबर एंड ऑफ द सेम साइज, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस इनर्शिया ऑफ द स्टोन इज ग्रेटर देन द रबर बॉल। ओके, यानी ये स्टोन का इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रबर बॉल। इसके बाद है मास ऑफ ट्रेन इज मोर देन द मास ऑफ द बाईसाइकिल। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन का जो मास है बाईसाइकिल के मास से क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। हेंस इनर्शिया ऑफ द ट्रेन इज ग्रेटर देन द बाईसाइकिल। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन का इनर्शिया क्या होगा, बाईसाइकिल से ज़्यादा होगा। सी नंबर में है मास ऑफ ए 5 रुपी क्वाइन इज मोर देन दैट ऑफ 1 रुपी क्वाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपी क्वाइन का जो मास है 1 रुपी क्वाइन से क्या है, आपका ज़्यादा है। हेंस इनर्शिया ऑफ 5 रुपी क्वाइन इज ग्रेटर देन दैट 1 रुपी क्वाइन। इसका मतलब क्या होगा कि 5 रुपी क्वाइन का क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1 रुपी क्वाइन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ने वाले सेकेंड। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, मतलब इस गिवन एग्जाम्पल में ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेज। ओके, यानी इसमें बताना है कि कितने बार है ना कि इस बॉल का जो वेलोसिटी है वो चेंज किया है। ये फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। इसका मतलब क्या है, ग्राउंड पे एक फुटबॉल है, एक प्लेयर ने इसको हिट किया और हिट करने के बाद दूसरे आपका प्लेयर के पास चला गया। हु किक्स द फुटबॉल फॉरवर्ड टू द गोल। वो क्या करता है, हिट करके आपको बॉल को फॉरवर्ड हिट करता है टुवार्ड्स द गोल। द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक्स इट टुवार्ड्स द प्लेयर इज होम टीम। तो कहता है गोलकीपर क्या करता है, फुटबॉल को कलेक्ट करता है और फिर क्या करता है, उसको अपने टीम को फिर आपको किक करता है और अपने टीममेट के पास पहुंचा देता है। तो इसमें हम लोग बताना है कि कितने बार आपका वेलोसिटी चेंज किया है। तो यहाँ इसको देखो, तो यहाँ पे इसका आंसर जो दिया गया है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेज 4 टाइम्स। यानी इस देखो, इस पूरे प्रोसीजर में बॉल का वेलोसिटी आपका 4 बार चेंज किया है। मैं पढ़ रहा हूँ। एज ए फुटबॉल प्लेयर किक्स द फुटबॉल। कहता है कि फुटबॉल प्लेयर जब भी अगर फुटबॉल को किक करता है, इट्स ए स्पीड चेंजेज फ्रॉम 0 टू ए सर्टेन वैल्यू। तो इस केस में क्या होता है, इसका जो स्पीड होता है 0 से आपका कुछ वैल्यू तक चेंज करता है। एज ए रिजल्ट, मतलब इसके परिणाम स्वरूप द वेलोसिटी ऑफ द बॉल गेट्स चेंज। इस केस में क्या होता है, ये वेलोसिटी क्या करता है, चेंज करता है। इन दिस केस द प्लेयर अप्लाइड ए फोर्स टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। इस केस में क्या होता है कि जो प्लेयर क्या करता है, फोर्स को अप्लाई करता है वेलोसिटी चेंज करने में। अनदर प्लेयर किक्स द बॉल टुवार्ड्स द गोल पोस्ट। तो कहता है कि दूसरा जो प्लेयर है बॉल को किक करता है टुवार्ड्स द गोल पोस्ट
एज ए रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ द बॉल गेट्स चेंज, है ना। तो इस केस में क्या होता है कि डायरेक्शन क्या कर जाता है, चेंज कर देता है, ठीक है। इन दिस केस द प्लेयर अप्लाइड टू फोर्स टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, द गोलकीपर कलेक्ट्स द बॉल, इन अनदर वर्ड्स द बॉल कम्स टू रेस्ट। ओके, तो कहता है कि जैसे ही है ना बॉल को हिट करता है गोलकीपर क्या करता है, बॉल को अटेंड करता है, तो उसके बाद क्या होता है, जब बॉल किस में आ जाता है, रेस्ट में, तो वेलोसिटी कितना होता है, 0। दस इस एट स्पीड रिड्यूसेस टू 0 फॉर सर्टेन वैल्यू द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आपका चेंज। यानी ये आपका पूरा प्रोसीजर दिया गया है, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आपको देना है। लेकिन इस क्वेश्चन जो वेलोसिटी चेंज करेगा वो कितना करेगा, 4 टाइम्स करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच फ्रॉम द ट्री इफ़ वी व्यूरसली शेक इट्स ब्रांच। कहता है कि आप लोग को एक्सप्लेन करना है कि पेड़ से जो पत्ते अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो क्यों अलग हो जाते हैं। तो इसका तो बच्चों आंसर है, सम लीव्स ऑफ ए ट्री गेट डिटैच। डिटैच का मतलब क्या होता है, अलग होना। व्हेन वी शेक इट्स ब्रांच व्यूरसली, मतलब होता है ना कि अगर पेड़ के पौधे को टहनी हिलाते हो और पकड़ के, तो उस केस में क्या होता है, कुछ पत्ते अलग हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज व्हेन ब्रांच ऑफ द ट्री आर सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही अगर ट्री के ब्रांच को सेकेंड करते हिलाते हैं, इट मूव टू एंड फ्रो, मतलब क्या होता है, आगे पीछे क्या करता, मूव करता है। बट इट्स लीव्स टेंस टू रिमेन एट रेस्ट, लेकिन इसके जो पत्ते लगे हो, जैसे ये तो मान लो हिल रहा है, लेकिन इसमें जो मान लो पत्ते लगे रहते हैं, ये रेस्ट में रहना पसंद करता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द लीव्स टेंस टू रेजिस्ट टू एंड फ्रो। इसका मतलब क्या होता है, इनर्शिया की वजह से किस में रहना पसंद करता है, जो पत्ती है रेस्ट में, तो क्या करता है, इस मोशन को अपोज करता है। दिस इज ड्यू टू रीजन द लीव्स फॉल डाउन फ्रॉम द ट्री व्हेन सेकेंड व्यूरसली। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो पत्ती है टहनी से क्या होता है, अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है। वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैक्स व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब बोल रहा है कि अगर आप मूविंग बस में अगर सडनली क्या होता है, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो जो पैसेंजर क्या होता है, आगे की तरफ देखो झुक जाते हैं, समझे बात को। और क्या होता है, अगर फॉरवर्ड पीछे झुक जाते हैं, जब क्या करता है ना, ये जब गाड़ी एक्सेलरेट करता है रेस्ट से। तो देखो इसमें देखो मेन जो है आपका ड्यू टू आपका इनर्शिया होता है, जिसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यानी जो रीजन होता है आपका कि ब्रेक लगाने के बाद पैसेंजर आगे झुक जाते हैं, तो ये होता है आपका ड्यू टू इनर्शिया। इसका मतलब क्या है, एवरी बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन और रेस्ट। कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या तो अपने मेंटेन करना चाहता है रेस्ट या किस में, मोशन। इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट, इसका मतलब कोई अगर बॉडी रेस्ट में है, देन इज ट्राइज टू रिमेन एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है। इफ़ ए बॉडी इज मूविंग देन इज ट्राइज टू रिमेन इन मोशन। कहता है अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो चाहता है कि ये मोशन में रहे। इन ए मूविंग बस ए पैसेंजर मूव्स विथ बस। कहता है कि अगर कोई बस अगर मूव कर रहा है तो बस के साथ ही पैसेंजर भी क्या करता है, मूव करता है। एज द ड्राइवर अप्लाई ब्रेक्स, तो कहता है कि ड्राइवर जैसी ब्रेक को अप्लाई करता है, द बस कम्स टू रेस्ट, तो बस क्या होते हैं, रेस्ट में आ जाते हैं। बट द पैसेंजर ट्राइज टू मेंटेन हिज स्टेट ऑफ मोशन, लेकिन क्या करता है कि जो पैसेंजर है अपना मोशन मेंटेन करना चाहता है। एज ए रिजल्ट फॉरवर्ड फोर्स, है ना, इस केस में क्या होता है कि फॉरवर्ड फोर्स क्या करता है, उस पर आपका एक्ट करता है और क्या होता है, झुक जाता है। सिमिलरली आपका ये वाला केस होता है, तो इसको आप लोग पढ़ के आपको थोड़ी सी आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पेज एनसीईआरटी पेज नंबर आपका 126 से लेकर 27 तक जितने क्वेश्चन हैं मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। कहता है कि एक्शन हमेशा रिएक्शन के अगर इक्वल है, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। तो कहता है कि आपको एक्सप्लेन करता है कि कोई आपका जो घोड़ा है वो कैसे अपना गाड़ी को यानी घोड़े कार्ट को क्या करता है, खींचता है। तो इसका तो बच्चों ये जो आंसर होगा, ए हॉर्स पुशेस द ग्राउंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉज ऑफ मोशन ए रिएक्शन फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द हॉर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी बोल रहा है कि ओबीसी बात है, यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आपका एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो जो अर्थ है घोड़े के जो पाँव को आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। एज ए रिजल्ट आपका कार्ट मूव्स आपका फॉरवर्ड। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो घोड़ा गाड़ी है आगे की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए हॉर्स।
विच इजेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट हाइट वेलोसिटी। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ये आपका ड्यू टू द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ द वाटर बीइंग इजेक्टेड व्हेन ए फायरमैन होल्ड ए होश विच इज इजेक्टिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इसका मतलब जो पानी से अगर है ना, जो पानी है आपका पीछे लार्ज अमाउंट में क्या करता है, फ्लो कर रहा है एट हाई वेलोसिटी, देन रिएक्शन फोर्स इज इजेक्टेड बाय हिम ऑन द इजेक्टिंग वाटर। तो उस केस में क्या होता है, उस पर क्या होता है आपका, अगर रिएक्शन फोर्स आपका अप्लाई करता है, वो अप्लाई करता है जो उससे पानी बाहर निकल रहा है। दिस इज बिकॉज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एज ए रिजल्ट ऑफ द बैकवर्ड फोर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द फायरमैन डिक्रीजेज, हेंस इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू रिमेन स्टेबल वाइल होल्डिंग द होस। बच्चों ये न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर थर्ड न्यूमेरिकल है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पॉज करना और खुद से ट्राई करना है। जब भी अगर मैं क्लास 9 के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो सब उनको क्या होता है कि थोड़ी बहुत आइडिया नहीं लग पाता है, क्योंकि पहली बार आप लोग क्वेश्चन ट्राई करते हो। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है, जो डाटा दिया गया है कॉपी पर नोट डाउन करना है, फिर आप लोगों को फार्मूला सामने लिखनी है, फिर जो चीज़ निकालना है वहाँ आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा क्या निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोगों को है कि जो आप लोग ट्राई करना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वेन ए राइफल ऑफ मास 4 kg, मतलब कोई बंदूक है जिसका मास दिया है 4 kg, ये बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम इज फायर्ड। तो कहता है उसमें जो बुलेट लगा है वो 50 ग्राम का है जो फायर किया जाता है। इनिशियली वेलोसिटी इतना, ठीक है, यानी 35 मीटर से क्या करते हैं, इसको फायर करते हैं। कैलकुलेट द इनिशियल रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो कहता है कि उस राइफल का रिक्वायर का मतलब क्या है, जो पीछे धक्का मारता है बुलेट को फायर करने के बाद, तो वेलोसिटी कितना होगा। तो इसमें देखो सब कुछ दिया हो, मास ऑफ द राइफल दिया है जिसको हम M1 मान के बैठे हुए कितना 4 kg, मास ऑफ द बुलेट दिया है जिसको मान लिया M2 मान लिया कितना 50 ग्राम। तो बच्चों यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिए kg में। जब भी अगर फिजिक्स से न्यूमेरिकल अगर आप सोल्व कर रहे हो तो अगर यूनिट अगर कहीं पर अगर SI CGS में है तो सबको आप लोग को सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। ओके, रिक्वायर्ड वेलोसिटी अगर यहाँ V1 मान लिए, बुलेट इज फायर्ड इसमें दिया गया V2, इनिशियली आपका राइफल रेस्ट में है तब इनिशियल आप वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर सिंपल क्या कर दो बच्चों, मोमेंटम कंजर्व कर दो, ठीक है। यानी किसी सिस्टम पे अगर नेट फोर्स अगर 0 है तो वहाँ पर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। हेंस आपका इनिशियल मोमेंटम ऑफ द राइफल एंड आपका बुलेट सिस्टम कितना आ जाएगा 0। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द राइफल एंड बुलेट सिस्टम आफ्टर फायरिंग यहाँ से निकाल लेना है, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू आपका इतना, और यहाँ से वैल्यू पुट कर लेना है आप लोगों को। और पुट करने के बाद यहाँ पर देखा गया है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यू पुट करके देखा गया कि वेलोसिटी वैल्यू कितना आ गया, माइनस आपका 0.4375 मीटर पर सेकेंड। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द राइफल रिक्वायर्स बैकवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ इतना। यहाँ जो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो रिक्वायर्ड जो वेलोसिटी है ये क्या है, मोशन के जस्ट अपोजिट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास आपका 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आज मूविंग along द सेम लाइन। तो कहता है कि दो जो मास है सेम लाइन पे मूव कर रहा है और दोनों का मास दिया गया है, एंड डायरेक्शन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड, और दोनों का वेलोसिटी दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन, इस केस में क्या होता है, दोनों कोलाइड करता है और कोलिजन के बाद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स मूव एट वेलोसिटी आपका 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है टकराने के बाद जो फर्स्ट है आपका इतना से मूव करता है, तो डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो कहता है टकराने के बाद जो सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी कितना होगा। तो यहाँ पर भी बच्चों देखो कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखो जो डाटा दिया गया सबसे पहले आप लोग कॉपी पर लिखना है, तो यहीं से कंसेप्ट क्लियर होगा। मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट दिया है जिसको हम M1 मान के बैठे 100 ग्राम, तो इसको देखो kg में कन्वर्ट कर दिया है। kg में अगर कन्वर्ट करना है ग्राम को तो 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सेकेंड मास को M2 मान लिया, मास आपका 200 ग्राम तो 0.2 kg हो गया। वेलोसिटी ऑफ M1 कोलिजन के पहले टकराने से पहले कितना था, 2 था। वेलोसिटी ऑफ M2 कोलिजन से पहले कितना 1 था, और टकराने के बाद एक ये हो गया तो दूसरा निकालना है। तो यहाँ पर सिंपल आपका कंजर्वेशन मोमेंटम लगा अप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है, कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है कि टोटल मोमेंटम आपका बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम इक्वल टू आपका आफ्टर कोलिजन, यानी M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू आपका M1 V3 प्लस M2 V4। तो यहाँ से आपका वैल्यू पुट करके हम लोग V4 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से V4 का वैल्यू कितना आ गया 1.165 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड टकराने के बाद जो सेकेंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी कितना होगा, इतना हो जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व होगा। अब क्वेश्चन बच्चों है क्लास 9th का ही है, जिसमें एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कर रहा हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर है कि द फ्लोइंग ऑफ द डिस्टेंस टाइम
और टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोशन दिया है, तो टाइम इसमें सेकंड की तरफ से दिया है और डिस्टेंस ट्रैवल ये दिया है, ठीक है। टाइम अगर 0 है तो डिस्टेंस 0 है, 1 सेकंड में आपका 1 मीटर, 2 सेकंड में इतना दिया है, तो ये आपका यहाँ से दिया है। तो यहाँ से आप लोग इसी में से डाटा को एनालिसिस करके सोल्व करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन, तो कहता है कि पूरे जो चार्ट दिया गया आप लोगों को, तो उस केस में आपको एक्सेलरेशन पे कंक्लूजन बताना ही कैसा है, ठीक है। इज इट कांस्टेंट, मतलब जो एक्सेलरेशन है तो क्या कांस्टेंट है या डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, 0 है। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू बी इन फेयर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसके फर्स्ट का आंसर होगा देयर इज ए अनइक्वल चेंज इन डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस केस में क्या बोल रहा है कि दिखाया जा रहा है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल क्या कर रहा है, आपका डिस्टेंस चेंज कर रहा है। दस द गिवन वेलोसिटी है जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके मतलब क्या हुआ कि वो भी इसी बात है, इसका जो मोशन हो जाएगा आपका या है कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। सिंस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विथ टाइम, इस केस में देखा गया कि इसका जो वेलोसिटी है टाइम के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। द एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, तो उस केस में एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका जो सेकंड पार्ट है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो कहता है कि न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ऑब्जेक्ट। सबको बताया कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू आपका एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन पे। तो इन द गिवन केस द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, तो दिया गया कि जब इस वाले केस में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इस केस में क्या फोर्स एक्टिंग में क्या होगा, बढ़ेगा। प्यारा चीज़ है आपको, यानी फोर्स इक्वल टू मास इंटू जो एक्सेलरेशन है, इसमें कंसेप्ट को यूज किया गया। तो क्वेश्चन को सबसे पहले जो चार्ट है आप लोगों को खुद से क्या करना है, एक बार वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व करना है, ठीक है। और आप लोगों को फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये भी क्वेश्चन है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर आपका ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपका है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो खुद से ट्राई करना आप लोगों को, ठीक है। वीडियो को आपको पॉज करके ट्राई करना है खुद से, तो यहाँ पर सिंपल आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर आपका, इसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हैमर ऑफ मास आपका इतना ग्राम है ना, स्ट्राइक से नेल है ना, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना है, चूँकि मैं ऑलरेडी अभी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसमें आपका सिंपल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर A4 भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये भी एक न्यूमेरिकल ही है। तो सबसे पहले आप लोग खुद से आराम से पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके डाटा दिया है सोल्व करना है, भी फार्मूला यूज करना है, और फार्मूला यूज करने के बाद आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो को पॉज करें, सबसे पहले खुद ट्राई करें आप लोग, है ना, और 1 बाय 1 आप लोगों को सोल्व करें, और नीचे दिए गए आंसर में आप लोगों को मैच करना है कि एक्चुअली आप जो सोल्यूशन निकाले हो आपका ये सही है या नहीं है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस पॉज करना है और ख़ुद से नोट डाउन करना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का जो है कॉन्फिडेंस क्या करेगा, बूस्ट करेगा। ये भी क्वेश्चन आपका है ना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्लास 9 का NCERT का, तो ये वीडियो को पॉज करना है, आप लोगों को खुद से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बच्चों आपका वही है, इसको भी आप लोगों को ट्राई करना है पॉज करके। और अगर शॉर्ट नोट्स अगर आप लोग बना रहे हो तो शॉर्ट नोट्स से बनाओ, क्योंकि ये जो कंसेप्ट वगैरह है ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस हो चुका है, तो इसमें क्या है ज़्यादा कुछ समय नहीं लगेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं जो आप लोग आराम से कर लोगे। इसमें क्या है, ये भी क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ना है। स्टार्टिंग में देखो मोशन का फार्मूला लगा दिया गया, v² = dv² + 2s, वहाँ से एक्सेलरेशन निकल गया, फिर फोर्स निकाल लिया गया होगा, फोर्स = फार्मूला मास इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो वहाँ से भी इन लोगों को डिस्कस कर दिया गया। एक क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें भी सिंपल आपको फोर्स ही निकालना है कि उस वाले पे कितना लगेगा, है ना, वैगन पे कितना लगेगा, तो फिर आराम से इसको भी आप लोग समझ के कर सकते हो और वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को फोर्स निकालना था, तो मास इंटू क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके आपको सारा सोल्व करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको पढ़ना है, वो एक क्वेश्चन होगा कंप्लीट थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं, तो इसको आराम से आप लोग करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग पॉज करके ट्राई करना है। ये मैं जो बोल रहा हूँ कि पॉज करो, आप लोग कोशिश मत करो, ऐसा नहीं करना है, पॉज करना है और ट्राई भी करना है। और ट्राई करने के बाद आप 2 बार ट्राई अगर मार रहे हो, फिर अगर नहीं हो तो जाकर आप लोगों को थोड़ी बहुत हिंट लेना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन NCERT क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं,
है ना। तो अगर ये क्वेश्चन से अगर बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप लोग आराम से एग्ज़ाम के लिए अपियर हो रहे हैं और ख़ुद को आप लोग एक जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की आप जो कल्पना करते हो वो आप लोग दे रहे हो। तो ये जो बच्चों से क्वेश्चंस वगैरह हैं, ये सारे बेसिक्स क्वेश्चन हैं, आमिर खान के सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यही बच्चों क्वेश्चंस हैं, ये भी क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, जिससे मोशन का फार्मूला लगा दिया गया है। तो आई होप आपको, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पोर्टेंट फोर्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं डेली ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।